हाय एवरीवन, मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग। पार्ट 2 सब्जेक्टिव में जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक करा था हमने। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसे कर लेते हैं इस लेक्चर में। ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये स्कोरिंग चैप्टर, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर, कम टॉपिक्स है इनमें और क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होता है। जो क्वेश्चन रहेगा पकड़ लोगे आप, क्योंकि टॉपिक्स कम है। नेक्स्ट इसमें अब क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ए नंबर में फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से चैप्टर मतलब क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन में कुछ क्लियर कट किया नहीं है यहाँ। फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दो है, फाराडेज का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब दोनों लॉ लिखना होगा। मार्क्स 3 है या 5 है या 2 है, डजेंट मैटर, दोनों लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंशन कुछ नहीं किया हुआ है। वैसा रहता फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ तो कोई दिक्कत नहीं था, कुछ नहीं लिखा मतलब दोनों करना होगा। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है इन दोनों का। सबसे पहले फाराडेज फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, द मास ऑफ ए सब्सटेंस liberated or deposited at an electrode during electrolysis is directly proportional to the magnitude of electric charge passed through the electrolytic cell. चूँकि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए लॉ है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप पढ़े होंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके उसके रिस्पेक्टिव आयंस को इलेक्ट्रोड पे जा करके जमा करवाना या वहाँ से लिबरेट करवाना, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेन फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन से करंट पास करवा करके उसके कंस्टिट्यूएंट आयन को इलेक्ट्रोड पर जा करके जमा करवाना या वहाँ से लिबरेट करवाना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी सब्सटेंस का हम लोग करेंगे, सपोज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कर रहे हैं या सोडियम क्लोराइड का कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट कैथोड पे जमा होगा या कितना अमाउंट एनोड पे जमा होगा, उस अमाउंट के बारे में बतलाता है या फाराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सब्सटेंस का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, माने कैथोड पर केटायन, एनोड पे एनायन, ऐसे तो कितना केटायन जाकर के कैथोड पे जमा होंगे या कितना एनायन जाकर के एनोड पे होंगे,
तो उसी के बारे में कह रहा है कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो उससे कितना अमाउंट का आप इलेक्ट्रिक चार्ज पास करवा रहे हो, उसी के प्रोपोर्शनल होगा कितना सब्सटेंस वहाँ जमा हो रहा है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज पास करवाओगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस वहाँ जा कर के जमा होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इसके लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी था कि W को यदि हम लोग मास मान लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q का। Q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर यहाँ से इसे हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी आता था Z, और Q को हम लोग लिखते हैं I इंटू टी, करेंट और टाइम I इंटू टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जाता है W बराबर Z इंटू I इंटू टी। Z यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता था। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोग को केवल स्टेटमेंट से मतलब है। नेक्स्ट है इसका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में है व्हेन द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is passed through two or more electrolytic cells connected in series, the masses of elements liberated at electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weights या मास। देखो ई जो लॉ हम लोग पढ़े फर्स्ट लॉ कि किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस जमा होगा उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से हम लोग कितना चार्ज पास करवा रहे हैं। सेकेंड लॉ इसका कहता है कि यदि हम एक समय में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उन्हें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेना होगा। अब मान लो कि ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब दोनों से आप सेम मैग्नीट्यूड का करंट दे रहे हो, जिस मैग्नीट्यूड का करंट इससे जा रहा है उसी मैग्नीट्यूड का करंट इससे जा रहा है। बोल रहा है कि इसके इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस जमा होगा वह इसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ हम सब्सटेंस 1 मान लें, यहाँ 2 मान लें, तो यह जो W1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E1 का। उसी प्रकार से यहाँ जो सब्सटेंस जमा होगा W2 वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 का। वही लिखा हुआ है कि व्हेन द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, कि 2 या अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो सीरीज में जुड़े हुए हैं उनसे सेम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करवाया जाए तो मासेस ऑफ एलिमेंट्स लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो उस केस में इलेक्ट्रोड पर जितना सब्सटेंस जमा हो रहा है जा करके वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के इक्विवेलेंट वेट का। दिस पर ऐसा, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखा जा सकता है इसको। यहाँ से था W1 प्रोपोर्शनल E1, एक था W2 प्रोपोर्शनल E2। हटा करके कोई कांस्टेंट दे दोगे KE1 ये W2 KE2, तो दोनों को जब मिला करके लिखोगे तो ऐसा लिखा जा सकता है W1 बटे E1 बराबर W2 बटे E2, ऐसा लिखा जा सकता है। समझ रहे हो? बड़ा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस
एग्जाम में यदि लिख देता है कोई एक तो ठीक है, और नहीं तो फिर दोनों करना होगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी करना होगा हमें, और फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी करना होगा, दोनों लिखना होगा ऐसा। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल है इसमें, इसी पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे ही बी नंबर इसका जो है फैराडेज फर्स्ट और सेकेंड लॉ को कंबाइन करोगे तो वहाँ से एक फार्मूला डिराइव होता है, उसी फार्मूला पे बेस्ड है या न्यूमेरिकल। 16 का ही बी नंबर है। 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है, टूटेगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो Cu2 प्लस और 2Cl माइनस देगा। E है एनायन तो जाएगा एनोड पे, E है कैटायन तो जाएगा कैथोड पे, कैथोड पे जाएगा। अब कैथोड पे यदि जाएगा तो रिडक्शन होता है ना, कैथोड पे रिडक्शन होता है, जान रहे हम लोग इस बात को। अब कैथोड पे यदि रिडक्शन हो रहा है तो ये Cu2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में बदलेगा। तो यहाँ से 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, n इक्वल टू आप 2 लोगे। इसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट I बराबर 2 एम्पियर, टाइम भी दिया हुआ है 30 मिनट, इसको सेकेंड में बदल लेना, 60 तो जाएगा 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड हो जाएगा यहाँ से। तो अमाउंट ऑफ कॉपर पूछ रहा है, मास ऑफ कॉपर क्या होगा कि कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन से जब हम लोग 2 एम्पियर करंट पास करवाएंगे आधा घंटा के लिए तो कैथोड पर कितना कॉपर जाकर के जमा होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को कि कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, उससे हम 2 एम्पियर का करंट पास करवा रहे हैं 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो कितना कॉपर कैथोड पे जाकर के जमा होगा वो निकालना है। तो देखो फॉर्मूला अभी हम पढ़े थे ना, W बराबर Z इंटू I इंटू टी। Z बराबर होता है E/F, I इंटू टी। F फैराडे कॉन्स्टेंट है, E इक्विवेलेंट मास हो गया जो एटॉमिक मास बटे वैलेंसी होता है Fi इंटू टी। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। W निकालना है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडेज कांस्टेंट जानते हैं हम लोग 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम। I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, A एटॉमिक मास कॉपर का 63.5। तो यहाँ पुट कर दो निकल जाएगा, A हो गया 63.5, N 2 हो गया 96,500 कूलम, I 2 एम्पियर और टाइम हो गया 1800 सेकेंड। अभी कूलम को ही हम लोग एम्पियर सेकेंड भी लिखते हैं, तो एम्पियर सेकेंड सा पड़ जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके इससे भाग दे देना तो W बराबर जो आना सो आ जाएगा, ग्राम में लिख दोगे। तो ये फार्मूला पे था। अब ये फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो न्यूमेरिकल का वैसे भी कोई मतलब नहीं रहेगा, है आसान सा, फार्मूला पे पुट करो बन जाएगा तुरंत से। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं 17, 18, 19। क्वेश्चन नंबर 17 भी जो है बड़ा कॉमन है, एग्जाम में होंगे ऐसे क्वेश्चंस, नो डाउट कि नहीं रहेंगे, होना ही है। कोई भी 5 कंपाउंड्स दिए रहेंगे, उनका स्ट्रक्चर बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ए नंबर में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। देखो ऐसे कंपाउंड जब दिए हुए मेरा स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो फिर इसको हाइब्रिडाइजेशन या जो VSEPR थ्योरी पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, उस बेसिस पे बनाना है। अंदाजे कैसे हो खींच नहीं देना है कि जिधर मन होगा उधर खींच दे रहे हो कि फास्फोरस ऑक्सीजन, उसका एक रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट होना चाहिए उसके एटम्स का, उसके ग्रुप का, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR।
इन दोनों के आधार पे आपको बनाना है, ध्यान रखोगे इस बात को, तो अंदाज से नहीं। अब उसके लिए तरीका क्या है, तो उसके लिए फिर पूरा हाइब्रिडाइजेशन और पूरा VSEPR बताना होगा। तो आप रिवाइज करोगे, केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़े हो आप रिवाइज करोगे, तो उसके आधार पे फिर ही बनेगा, ध्यान रखोगे। इसमें से फास्फोरस सेंट्रल है, और जनरली फास्फोरस का इन एसिड्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, याद रखोगे। कोई ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जनरली sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होगा। अब टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट के लिए फिर फास्फोरस सेंट्रल, एक डबल बॉन्ड वो इधर और 3 OH हो जाएंगे, 3 OH हो जाएंगे, ऐसे बनाना है। अब इसी को आप चाहोगे कि हम ऐसे बना दें और उम्मीद करें कि पूरा एक का एक नंबर मिल जाए, नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं है। कैसे मिलेगा? टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए, है टेट्राहाइड्रल 90 डिग्री एंगल पे बना दिए हो, तो एक गलत तरीका है। किसी भी तरीके से उसको खींच नहीं देना है, बस तरीका होना चाहिए टेट्राहाइड्रल। और भी इसमें मेहनत करना चाहते हो और भी इसको सजाना चाहते हो तो हर ऑप्शन पे 2-2 लोन पेयर दे दो, जो होता है, और भी अच्छा हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। बी नंबर H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO3, P डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ से H। यहाँ भी हम अभी बता चुके हैं कि फास्फोरस का कोई भी ऑक्सो एसिड हो sp3 हाइब्रिडाइज होता है जनरली, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही होगा। अगेन यहाँ टेट्राहेड्रल है। सी नंबर PCl5 बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, P ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 15 में पढ़े हम लोग। PCl5 यूनिक सा स्ट्रक्चर है इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें से 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड्स छोटे होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं। ऐसा ये तीनों इक्वाटोरियल बॉन्ड है, छोटे हैं, 2.02 एंगस्ट्रॉम होता है, या एक्सियल है 2.14 एंगस्ट्रॉम होता है। ये नहीं याद है चलेगा, लेकिन चूंकि ये पता होना चाहिए कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो sp3d में हमेशा 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक्सियल, इक्वाटोरियल। एक्सियल बॉन्ड का लंबाई वहाँ अधिक होता है इक्वाटोरियल से, तो आप लंबाई का वैल्यू, आप बॉन्ड लेंथ नहीं याद है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने में नहीं कह रहे हैं, लेकिन चूंकि दिमाग में होना चाहिए कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वाटोरियल, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस बॉन्ड लॉन्गर। इस बॉन्ड को लंबा दिखना चाहिए इन तीनों की तुलना में। 100 में से 99.99% की हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं है। बस PCl5 फास्फोरस 5 क्लोरीन लटका दिए, बॉन्ड छोटा है बड़ा है कोई मतलब नहीं। यदि एग्जामिनर गलत कर देगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, गलत है मतलब है, लेकिन वहाँ तो हम लोग भीख के रूप में देते हैं मार्क्स कि चलो दे दो, बेड़ा पार लग जाएगा इसका, मजबूर होकर के जो है मार्क्स देना होता है उस केस में वहाँ। तो इस सारा बेवकूफ़ी नहीं करोगे, जो चीज़ जान रहे हो कंप्लीटली अच्छे से उसको बनाओ और लिखो कि यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, तो उस केस में तुम्हें यही करना है, एक्सियल बॉन्ड को लंबा दिखाना है और इक्वाटोरियल बॉन्ड को जो है छोटा दिखाना है। वजह तो पड़े हुए हैं बॉन्डिंग में, बस ये लंबा और छोटा दिखना चाहिए, तभी तुम एक में एक मार्क्स पाओगे। नहीं तो होगा क्या कि 5 मार्क्स में 5 स्ट्रक्चर है, हल्का फुल्का सब में गलती ही करो, राउंड ऑफ करके 2-2.5 नंबर 5 मिला करके मिल जाएगा, खत्म। इसलिए ध्यान रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, PCl5 एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना है। तो ऐसे ही बड़ा छोटा होना चाहिए, नहीं तो तुम लिख दोगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर को भी नहीं बुझाता है, हाँ उनको भी नहीं पता चलता है। तो आप लिखोगे यहाँ कि दिस वन इज लॉन्गर बॉन्ड, वैल्यू नहीं लिखना है, इसे लिखोगे शॉर्टर बॉन्ड, और छोटा बड़ा दिखना चाहिए, तब बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी नंबर XeO3 जेनॉन का ऑक्साइड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, यहां भी चाहो तो ऑप्शन पे 2 लोन पेयर दे दो,
ट्राइगोनल पिरामिडल है। हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3। ऐसा एक और इसी में है XeOF4। XeOF4 ए नंबर। लोन पेयर दिखाना नेसेसरी नहीं है साइड वाले आइटम पर, सेंट्रल पे तो दिखाना ही है। सेंट्रल पे लोन पेयर नहीं दिखाओगे गलत हो जाएगा। यहाँ जेनॉन का लोन पेयर है उसे दिखाना है, फ्लोरीन वाले मत दिखाओ, ऑक्सीजन का मत दिखाओ, चलेगा ही। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और शेप इसका हो गया स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है अक्सर। तो ये दो तो याद ही रख लो, PCl5 और ये दोनों तो एग्जाम में होने वाले हैं। इसके अलावे 3 क्या रहेगा पता नहीं, वो आगे के मॉडल सेट से पता चल ही जाएगा, लेकिन ये 2 होंगे इससे कन्फर्म, और होंगे तो ध्यान रखोगे उस बात को हमेशा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले जाते हैं इस चीज़ को थोड़ा तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकलता है स्टेरिक नंबर की मदद से, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो 5 सिग्मा और एक लोन पेयर 6, तो 6 मतलब एक ऑर्बिटल s का जाएगा, 3 ऑर्बिटल p का जाएगा, 2 ऑर्बिटल d का जाएगा, 3 2 5 1 6, आगे हाइब्रिडेशन sp3d2। तो सिग्मा और लोन पेयर के आधार पे निकलता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 17। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन या फिक्स है एग्जाम में, स्ट्रक्चर वाले कोई भी 5, और जो एसिड का रहे, कोई नॉर्मल सा कंपाउंड रहे, आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, आना ही। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन बताना है और फिर उसी पे न्यूमेरिकल भी है। मोल फ्रैक्शन जान रहे हो, 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन में A और B, 2 कंपोनेंट्स ऑफ योर सॉल्यूशन। Na मान लिया जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Nb मान लिया जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, Xa मान लिया जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और Xb मान लिया जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ यहाँ एक प्रकार का रेशियो। जैसे परसेंटेज मतलब आप जानते हो 100 में कितना, पर मिलियन में जानते हो 10 लाख में कितना, वैसे फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में कितना, रेशियो, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना उसमें। तो किसका रेशियो भाई? मोल का। तो जैसे मान लो हम यहाँ से निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो किसका? नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकाल रहे हो। तो A का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब A और B मिला करके, तो Na प्लस Nb। उसी प्रकार से यदि आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। So mole fraction of a component of a solution is the ratio of its number of mole to the total number of moles of all the components in the solution। कि किसी भी सॉल्यूशन में उसके एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वह रेशियो होता है उसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका। तो यह हो गया इसका A नंबर। डेफिनेशन पूछा था, B नंबर में है। B नंबर में न्यूमेरिकल है, मोल फ्रैक्शन ही निकालना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% W/W
मास बाई मास या वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। ऐसा 10% वेट बाई वेट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से मास ऑफ ग्लूकोज हमें पता है 10 ग्राम। अब बाकी मास ऑफ वाटर लेना है तुम्हें, हालांकि यहाँ क्वेश्चन में लिखना चाहिए था उसे एक्वा सॉल्यूशन, नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड है, ग्लूकोज जनरली पानी में ही बोलता है। तो 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज है तो बाकी के 90 ग्राम पानी होने वाले हैं, उसमें 90 ग्राम उसमें वाटर हो जाएगा। ऐसा अब यहाँ से मोलर मास हमें पता है ग्लूकोज का, फॉर्मूला जान रहे हो, C6H12O6 180 ग्राम आ जाएगा पर मोल में। वाटर का मोलर मास जान रहे हो 18 ग्राम पर मोल। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला हम लोग को यहाँ तक जाना है ना, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालोगे तो गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास इज 10 ग्राम, मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम खत्म, 0 0 खत्म, तो आ जाएगा 1/18 मोल। वैसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास इज 90 ग्राम, मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल। खत्म, 5 बार में खत्म, तो आ जाएगा 5 मोल। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल आया है 1/18 और ग्लूकोज का फिर से यहाँ 1/18 लोगे और वाटर का हो जाएगा 5। इसको सॉल्व कर दोगे 1/18, एलसीएम ले लोगे 18, तो 1 + 18 × 5। अभी ओवरऑल हो जाएगा 1/18, इसको उलट दो, 18 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 91, ये खत्म हो जाएगा, तो 1/91 सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वही। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास और मोलर मास होने चाहिए, और ये दोनों क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। मोलर मास तो फॉर्मूला से पता चल जाता है, गिवन मास यहाँ से देखना था। 10% जो W/W लिखा है ना, उसका मतलब क्या था। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इस चैप्टर से हम बता दे रहे हैं सॉल्यूशन से, आगे का मॉडल सेट में भी आप देख लेना उसको। कंसंट्रेशन यूनिट जो है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जनरली नहीं देता है क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो उसमें से मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 3 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में होगा। या तो डेफिनेशन हो, न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, कुछ भी रहना ही है। एक हम लोग पार्ट 1 में भी देखे थे ना ऑब्जेक्टिव में, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करेगा, उससे क्वेश्चन था, तो वो होना है। अब एक अंतिम क्वेश्चन 19, कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, प्रोडक्ट लिखना है हमें उन रिएक्शंस के लिए। PQRST सबसे पहले दिया हुआ है एसिटिक एसिड, रिएक्शन करवाया हुआ है SOCl2 से, क्या बनेगा। तो एसिड है ना, SOCl2 से एसिड क्लोराइड बनाता है, और क्या, CH3COCl, दिस इज P। फिर इसका रिडक्शन करा है इसने, रोजेनमुंड रिडक्शन, PdBaSO4, रोजेनमुंड रिडक्शन का है, याद करो। तो यह CH3COH + HCl, दिस वन इज Q। ये पहचानना होगा भाई कि एसिड है, SOCl2 का क्या पढ़ दो। SOCl2 बेसिकली क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, OH को हटा करके वहाँ क्लोरीन जोड़ता है बस। और ये तो रिडक्शन था, रोजेनमुंड रिडक्शन। बी नंबर प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है। सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाया है Cl2 रेड फास्फोरस से। ये है HBZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा। तो उसमें अल्फा कार्बन में हेलोजिनेशन होता है, इसका हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन आकर के जुड़ेगा, तो ये जाएगा CH3Cl CHCl, और यहाँ हो जाएगा C+OOH, ऐसा अल्फा पिछले। फिर इसमें एक काम और करने कह रहा है, 2 में हाइड्रोलाइसिस भी पूछ रहा है। तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो Cl हट करके OH आ जाएगा, ऐसा COOH
लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, कायरल कार्बन है, तो दिस इज आर। पी क्यू वहाँ हो गया था, आर है। देख लो रिएक्शन पकड़ में नहीं आएगा तब तक क्या ही होगा। यहाँ हम कहे कि यार रोजनमुंड है, रोजनमुंड रिडक्शन है, यहाँ क्या HBZ है, तुम रिएजेंट से यही नहीं पकड़ पाओगे तो कुछ होना ही नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए दिमाग में। सी में फिर से नेमिंग रिएक्शन ही है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ZnHg HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। हम बार बार कहते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना है तो आप नेमिंग रिएक्शन रटो। देखो तीनों के तीनों नेमिंग रिएक्शन ही है, रिडक्शन होता है इसमें, हाइड्रोकार्बन बनता है, 2 हाइड्रोजन कार्बन में जाएगा, 2 ऑक्सीजन में जाएगा, CH3 CH2 CH3 H2O बाहर, प्रोपेन बन जाएगा, एंड दिस इज S। और एक लास्ट है इसमें D नंबर में एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, HCN दिया हुआ है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन H+CN-, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, अटैक कर देगा, तो ये CH3 CH OH CN, दिस इज साइनोहाइड्रिन एंड दिस वन इज T। तो यही करना था, ये सब पे गौर करो। रोजनमुंड, HBZ, क्लेमेंसन आने ही है एग्जाम में। नेमिंग रिएक्शन रटो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यदि डर लग रहा है डरो नहीं, और उन नेमिंग रिएक्शंस को करो। जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक का क्वेश्चन में 70 to 80% क्वेश्चन तो नेमिंग रिएक्शन से होता है। अब रोजनमुंड रटोगे पहचान ही नहीं पाओगे, बोलोगे एग्जाम में आया ही नहीं। अरे भाई तो डायरेक्ट रोजनमुंड पे नोट्स लिखने नहीं आएगा, ये रिएक्शन में तो वही चीज़ है ना, तो पहचानना भी होगा उसको। तब देखो इसमें नेमिंग रिएक्शन कहीं अलग से लिखा नहीं है, लेकिन पहचाने ना, रोजनमुंड है, HBZ है, क्लेमेंसन है, ऐसे करके जानना होगा तब। तो इस तरह से यह मॉडल सेट 1 का जो है ना सॉल्यूशन पूरी तरह से समाप्त होता है। अच्छे से रटोगे, आगे के मॉडल सेट रिलीज होंगे तो उन सब का भी ऐसा ही सॉल्यूशन रिटेन वीडियोज लेक्चर्स दोनों के थ्रू मिलेगा। तो ठीक है, फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे मॉडल सेट आएंगे तो। धन्यवाद।